सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपीएसपी से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों डीपीएसपी क्या होते हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, किस, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भारत के प्रमुख स्रोतों के बारे में, भारत के जो संविधान है उसके प्रमुख स्रोतों के, विदेशी स्रोतों के बारे में बताया था। तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, यानी जिनको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए? ये दोस्तों हमने लिए किस देश के संविधान से? तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिए। किस देश के संविधान से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। और आयरलैंड को क्या कहा जाता है? आयरलैंड को आयरिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरलैंड को आयरिश भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में आयरिश लिखा मिले ना तो आप उसको भी टिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये मत सोचना कि ये तो आयरलैंड से लिए गए तो आयरिश के यहाँ ये तो हम नहीं लगाएंगे, तो आप आयरिश भी लगा सकते हैं क्योंकि आयरलैंड को आयरिश भी कहते हैं। जैसे भारत को इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और आर्यव्रत भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, और ये किस अपने भारत के किस संविधान में? तो आप बताएंगे भारत के भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। मौलिक अधिकार किसमें थे? तो आप बता रहेंगे मौलिक अधिकार थे भाग 3 में। किसमें थे? भाग 3 में। और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है। ठीक है दोस्तों, आप इसकी पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें पृष्ठभूमि लिखनी पड़ती है दोस्तों, डीपीएसपी के बारे में नोट्स लिखने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से ये आयरिश संविधान में आया है। स्पेन मतलब क्या होता है? जो कि आयरलैंड कहते हैं। मैंने आपको बताया आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब आपसे दोस्तों सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि किस देश के संविधान से लिए गए, आपसे पूछेगा कि जिस देश के संविधान से लिए गए ना, उस देश के किस अनुच्छेद से लिए गए। क्या पूछेगा? उस देश के संविधान के किस अनुच्छेद में ये जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत थे, तो ये आपसे पूछेगा। तो आप क्या बताएंगे? तो किससे लिए गए हैं? ये मैंने आपको बता दिया, आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अनुच्छेद 45 से ली गई है। तो ये आपको ट्रिपल स्टार बना के रखना है कि आजकल के जो एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, उसमें अभी ये नहीं पूछा जाता कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ किस देश से लिए गए हैं, तो ये तो अब पुराना हो गया। अब पूछा जाता है कि किस देश के संविधान जो है, जिस आयरलैंड के जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। और कहाँ पर है? भाग 4 में भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जान लेते हैं भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डीपीएसपी ये इंपोर्टेंट बनाएंगे, 3 स्टार लगा लेंगे। क्यों इंपोर्टेंट बनाएंगे दोस्तों? अभी बताता हूँ मैं आपको। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्यों दोस्तों? मौलिक अधिकार क्या थे? मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय थे। क्यों थे दोस्तों? मौलिक अधिकार इंसान को क्या दोस्तों जन्म के बाद ही मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? जन्म के बाद ही उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसको अगर मौलिक अधिकारों को कोई उसके हनन करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन डीपीएसपीओ के लिए दोस्तों कोई राज्य के नीति निर्देशक, मतलब जो एक राज्य होता है ना दोस्तों, मैं आपको पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एक राज्य होता है, उसको अपने राज्य को मतलब अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, लेकिन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, अपनी मर्जी से राज्य लागू कर सकता है। कोई इंसान जाए और कहे कि सुप्रीम कोर्ट से कि राज्य के ये नीति निर्देशक सिद्धांत है और उनको लागू करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा बाध्य नहीं है। वो क्या है दोस्तों? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है डीपीएसपी,
ऐसा कह देगा। तो आपको ये क्लियर याद हुआ कि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय, लेकिन डीपीएसपी मौलिक जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको 3 स्टार बना के जो 3 चीजें दी है ना, इनको आपको ट्रिपल स्टार बना के 5 स्टार 6 स्टार जितने बनाने बना लीजिए, नोट कर लीजिए कि इसका स्रोत कहाँ से, नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो आप बताएंगे आयरलैंड या आयरिश संविधान से। ठीक है दोस्तों, भारत के किस भाग में, तो आप बताएंगे भारत के संविधान के भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आयरिश संविधान के किस अनुच्छेद में तो ये थे, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 45 में थे। किस में थे, अनुच्छेद 45 में थे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा डीपीएसपी के न्यायालय में परिवर्तनीय, तो आप बताएंगे डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, जो कि अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया 36 से 51 तक। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि आपको क्या क्या याद करना है, आप उनको नोट कर लेंगे। बाकी पढ़ेंगे तो हम सभी, पर आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उनको आप नोटबुक में मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 38 में लिखा है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थित सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आपको समझ में आया, नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। राज्य जो है दोस्तों, जो राज्य में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो है सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, और उनको जो काम है ना, मतलब रोजगार जो है उसको बढ़ाने में प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 38 में है। किसमें, अनुच्छेद 38 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 ये क्या, इसमें 3 स्टार बना लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 में क्या कहता है, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। कौन कौन से दोस्तों, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। क्या दोस्तों, जिस राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को, उसके बाद है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कुछ ही व्यक्तियों को पास धन और केंद्रीकृत होने से बचाना। मतलब दोस्तों, जैसे आपको पता हो भारत का जो इतना सारा पैसा है वो मात्र 1% लोगों के पास है। क्या दोस्तों, इतना सारा, सबसे जो अधिक पैसा है मात्र 1% लोगों के पास है। तो ये हर राज्य का कर्तव्य बनता है कि पैसे को सिर्फ एक व्यक्ति के पास संचय नहीं होने देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। इसमें 3 स्टार बना लीजिए। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 39 में कहा गया है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। जो देखा जाता है ना फैक्ट्रियों में कि इसके सही व्यवस्था है या नहीं, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाए, उसकी बीमार हो जाए, वो तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए उनके पास हॉस्पिटलाइज कुछ सुविधाएं है या नहीं है, ये देखा जाता है ना। तो उसी को कहते हैं श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण नहीं होने देना है। तो ये आप ये याद रखेंगे। मैंने आपको 2 बता दिए, अनुच्छेद 38 और 39। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 40 हम अलग से भी पढ़ेंगे। जब हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे ना दोस्तों, एक चैप्टर ग्राम पंचायत का आता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ये आपको नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत है। बस आप इतना याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने की शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। मतलब दोस्तों, अनुच्छेद 41 में कहता है बेरोजगार जो व्यक्ति है, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में उनको शिक्षा
और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। ये क्या करेगा, एक राज्य सुनिश्चित करेगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 41 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो आप याद कर लेंगे। अनुच्छेद 43 में क्या है, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 43 ए क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप याद कर लेंगे। अनुच्छेद 44 ट्रिपल स्टार बना लीजिए। क्या दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। और पहले में तो मैंने आपको बनवाई दिया था ग्राम पंचायत वाला अनुच्छेद 40 में, आप इसमें भी बना लीजिए। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना, जिसको कहते हैं समान सिविल कोड। क्या कहते हैं, समान सिविल कोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। आपसे पूछेगा सबसे पहले समान नागरिक संहिता कहाँ लागू हुई थी, तो आप बता देंगे गोवा में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या होता है दोस्तों, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 46 कहता है राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 46 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 47 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 47 कहता है राज्य सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 47। क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 47 कहता है जैसे दारू है, गुटखा है, इनको बैन कर रहा है और जो मनुष्य है मतलब उसके जो लोग है राज्य में, उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कदम उठाने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। मतलब कृषि जो पुराने जमाने में पहले हल से खेत जोतते थे, तो अब कैसे जोतते, अब ट्रैक्टर से जोतते हैं, आगे चल के और किसी तकनीक से जोतेंगे। तो ये सब क्या दोस्तों, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, वैज्ञानिक तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे आपको पता है पहले कृषि में क्या करते थे, पहले कृषि में पानी सींचा करते थे, अब क्या करते हैं, अब तो ट्यूबवेल से पानी चला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश को वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आपको याद क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 48 ए में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 48 ए में बताया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, उसको सुधारना है तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करनी है। ये अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राज्य की कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना है। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक विश्व की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, तो उसकी देखभाल करना और उस स्थान को है ना स्वच्छ रखना, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है। राज्य की जो ऐतिहासिक स्मारक है उनकी रक्षा करना, ये अनुच्छेद 49 कहता है। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। मतलब दोस्तों देखिए दोस्तों, एक तो न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका क्या होती है, जो कानूनों का निर्माण करे। क्या दोस्तों, जो कानूनों का निर्माण करे। कार्यपालिका क्या होती है, जो कार्य को चलाए। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इनके अलगाव को करने के लिए अनुच्छेद 50 में कदम उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 51। ट्रिपल स्टार बना लेंगे। क्या दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को किस अनुच्छेद में दिया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 51 में बताया गया है। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 51 में बताया गया। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करे। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 51 में बताया गया है। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 51 में
बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, मतलब जो दूसरे राष्ट्र है ना, मतलब राष्ट्र मतलब होता है देश, क्या होता है दोस्तों, राष्ट्र मतलब एक देश होता है, जैसे भारत एक राष्ट्र है, ऐसे बाकी राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये अनुच्छेद 51 में कहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मतलब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कानून है, लॉ है, उनको बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, उनका सम्मान करना। नेक्स्ट है दोस्तों मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना, जैसे कोई विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो मध्यस्थता का मार्ग अपनाना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 51। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट डीपीएसपी पढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप जान लेते हैं दोस्तों डीपीएसपी में कुछ संशोधन हुए, कोई क्या हुआ दोस्तों, कुछ संशोधन हुए, जो आपने देखा होगा ना 43A 48A, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये मैंने आपको ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए मतलब जैसे लास्ट में आपने कोई अक्षर देखा है ना, तो मतलब होता है ये संशोधन करके जोड़े गए हैं, क्या होता है, संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो डीपीएसपी में एक संशोधन हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको पढ़ लेते हैं, जो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, इसमें नए निर्देशक जोड़े गए, संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। तो आप ये बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन को क्या और नाम देते, तो आप क्या बताएंगे, लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों कहते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसे बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, हटाई गई अपने संविधान में, जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम और पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं पहले डीपीएसपी में क्या क्या जोड़ा गया। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसमें गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है, 3 स्टार बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको शायद बताना भूल गया हूँ कि अनुच्छेद 39A क्या कहता है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 43 अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये अनुच्छेद जो 43A जोड़ा गया। उसके बाद है अनुच्छेद 48A, जो मैंने आपको बताया था, पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48A में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पीएसपी क्लियर हो गए होंगे। जितना कोर्सेज था मैंने आपको सारे डीपीएसपी कंप्लीट करा दिए, इम्पोर्टेंट भी आपको मैंने बता दिया, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने ओपिनियन भी अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ताकि हम आपके अपने अंदर जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।